नमस्कार दोस्तों, आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक आत्मा शक्तिशाली होती है, गुणों से भरी हुई होती है, परंतु उसका कौन उपयोग करता है और कौन उसको नकारात्मक ऊर्जाओं में परिवर्तित करता है। तो आज हम आपके साथ मिलाने के लिए सरोजा गुल्लापल्ली जी, जो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रहती है, तो आज हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सरोजा जी। नमस्ते अरुणा जी। आपका स्वागत है पीएमसी हिंदी आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। धन्यवाद। हमारे पीएमसी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक इम्पॉर्टेंट संस्था जो सरोजा जी ने शुरू करी, सरोजा सेल्फ एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म, जो कि एक आदमी को खुद स्वयं को समझने में बहुत सहायक हुई। बहुत कुछ है इनके पास, कैसे इन्होंने ग्लोबली बाहर की कंट्रीज में कैसे भाषाओं का चेंज करके, शब्दों को परिवर्तित करके लोगों तक ध्यान का मैसेज पहुंचाया। तो और ज़्यादा ना कहते हुए अब हम उन्हीं से ही उनकी इस सुंदर यात्रा के बारे में समझेंगे और बहुत कुछ सीखने के लिए है। ध्यान से बने रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ सीखेंगे हम आज। सरोजा जी, फिर से आपको एक बार मैं दोबारा से नमस्कार करती हूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी आत्मा इस धरती पर आती है, उसका बचपन से ही शुरुआत होती है। तो हम आपके इस सुंदर बचपन के बारे में ही जानेंगे। अरुणा जी, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश प्रांत में, ग्वालियर नगर में मेरा जन्म हुआ था। मेरे माता पिता आंध्रा से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, गुंटूर जिला से हैं। मेरे जो पिताजी थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एजीएस ऑफिस में अकाउंटेंट जनरल के पोजीशन पे थे। जब उनका ग्वालियर तबादला हुआ नागपुर से, उसके 1 साल बाद मैं पैदा हुई। हमारा परिवार बहुत ही सुंदर बड़ा परिवार है। तो हम लोग 7 बहनें और 1 भाई है। 7 बहनों में मैं आखिरी हूँ और मेरे 5 साल बाद मेरा भाई पैदा हुआ। तो ये हमारी फैमिली है और मैं जहाँ पे पैदा हुई, तो एक तरह से कहे तो ग्वालियर मेरा घर है, क्योंकि मेरा जन्म, मेरी पैदाइशी, मेरा पालन पोषण सब ग्वालियर में ही हुआ है। जन्म स्थान आपका हाँ वहाँ जी, पे, बहुत ही और लगाव है परवरिश वहाँ भी से। वहीं पे। हाँ जी। हाँ। तो यहीं पे मैंने अपनी पाठशाला, मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सब कुछ ग्वालियर में ही हुआ। तो मेरे बाद 5 साल बाद मेरा भाई हुआ। तो जब तक वो नहीं पैदा हुआ था, मेरे घर में मैं बिल्कुल एक लड़के की तरह थी। तो मेरे बाबा कहते थे कि उनको लड़के की बहुत ख्वाहिश थी, पर कभी कभी मेरी माँ यही कहती थी कि हम सरोजा में ही लड़का देख रहे हैं। ये उनकी सोच भी ऐसी थी कि बेटियों को भी उन्होंने बड़े गर्व के साथ बेटों जैसे पाला। ऐसे घर में मतलब मेरी परवरिश हुई। मेरे माता पिता दोनों बड़े ही भक्ति भाव और बहुत श्रद्धालु मिजाज के हैं, और हमें बहुत मॉरल वैल्यूज़ के साथ हमें बड़ा किया गया। जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब किंडरगार्टन के भी एज में नहीं थी, तो सब लोग, मतलब मेरे बड़ी 6 बहनें सब स्कूल चली जाया करती थी। तो शायद मेरी उम्र 2 और 3 के बीच में होगी, शायद 2.5 साल की हुई होंगी। मैं बहुत ज़िद करती थी कि मुझे स्कूल जाना है। तो मेरे मम्मी पापा कहते थे कि अभी तुम 3 साल की नहीं हुई हो, तो थोड़ा और मतलब वेट करो। पर मेरे से वेट नहीं हुआ करता था, तो हार मान ली मेरे पिताजी ने। और वहीं पे, मतलब हमारे घर के बहुत पास सेंट पॉल स्कूल था, मेरी बहन वहीं जाती थी, तो मुझे लेके वो वहाँ पर गए सेंट पॉल स्कूल में। और उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि ये लोग 3 साल से पहले बच्चों को नहीं लेते, पर एक बार मैं फ़ादर से पूछ कर देखता हूँ। कैथोलिक स्कूल था, तो प्रिंसिपल को फ़ादर कहते हैं वहाँ पे। तो मैं बहुत खुश हो गई थी।
तो मेरे पिताजी ने मेरे जन्मदिन पे जो मेरे लिए फ़्रॉक लेके दिया था, उसी को पहन के बहुत खुशी खुशी मैं पिताजी के साथ स्कूटर पे बैठकर स्कूल गई। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है। कुछ पल होते हैं अरुणा जी जो हम भूल नहीं पाते। जी। ये भी एक ऐसा पल था जो मैं पिताजी के साथ उनके स्कूटर में आगे चढ़कर मतलब गई थी। तो स्कूल पहुँचे हम लोग, वहाँ पे फादर जो थे वहाँ पे प्रिंसिपल उनके कमरे में गए और मेरे पिताजी उनको समझा रहे थे कि ये 3 साल की नहीं है पर बहुत ज़िद कर रही है स्कूल आने के लिए, तो क्या आप थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं। तो फादर ने कहा कि क्लास टीचर से पूछना पड़ेगा क्योंकि मुझे उस क्लास की व्यवस्था के बारे में इतना ज्ञात नहीं है। हम लोग 3 साल से कम लेते नहीं हैं, पर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आपके दोनों बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर हम मुझे और मेरे पिताजी को लेकर क्लासरूम तक गए वहाँ पर, और वहाँ पर टीचर्स से बात हो रही थी तो मालूम पड़ा कि क्लास एकदम फुल है, वहाँ पर कोई जगह नहीं है। मतलब क्लास में कुछ संख्या होती है कि 30 बच्चे या 35 जी। बच्चे, तो वो फुल हो गया था। तो फिर प्रिंसिपल मेरे पिताजी से बोले कि मैं तो लेना चाहता हूँ पर ये साल हमारा क्लास एकदम फुल है, आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिएगा, तब तक आपकी बेटी भी 3 साल की हो जाएगी, हम ज़रूर उसका दाखिला करा देंगे। तो मेरे समझ में ये बड़ी बड़ी बातें नहीं आ रही थी। मैं बहुत उत्सुक थी कि मुझे उस क्लास में बैठने का मौका मिलेगा, और मैं बड़े चाव से इधर उधर देख रही थी। फिर मेरे पिताजी बोले मुझसे कि बेटा चलो घर, तो मैं बोली क्यों, घर क्यों जाए। तो फादर ने ये बात सुन ली, तो फादर मुझे समझाने की कोशिश करने लगे कि बेटा हमारा क्लास फुल है, हमारे पास जगह नहीं है इस साल, तो आप अगले साल आओ। तो मैंने वहाँ पे बेंच पे, जहाँ पे 3 बच्चे बैठते थे, वहाँ पे 2 ही बच्चे बैठे हुए थे। तो मेरे उस 2.5 साल के दिमाग में जगह का मतलब भौतिक जगह। तो मैंने उनको दिखा के बोला कि फादर वहाँ जगह है ना, मैं वहाँ बैठ जाऊँगी। तीनों के तीनों हंस पड़े, और मेरे समझ में नई बात आई कि ऐसी कौन सी बात मैंने कह दी कि इन लोगों को इतनी हंसी आ गई है। फिर भी मैं कही क्या मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ, मुझे डर था कि पिताजी घर लेके आ जाएंगे। फादर को इतनी हंसी आई और इतना प्यार आया मुझे देखकर कि अब तो हम उसको बड़े बड़े शब्दों में संकल्प और इंटेंशन कहते हैं, पर उन दिनों मतलब मेरे छोटे से दिमाग में बस एक ही बात थी कि मुझे यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटना है, बैठना ही है। तो फादर ने बड़े प्यार से मुझे उठाया और मेरे पिताजी से कहा कि आपकी बच्ची को इतना इंटेंशन है यहाँ पर आने का, तो मैं इसको खाली हाथ नहीं भिजा सकता, तो इसका तो मैं दाखिला करवा के ही रहूँगा, हम एक्सेप्शन करते हैं रूल के लिए। तो मेरे ज़िंदगी में रूल का एक्सेप्शन उसी दिन से मेरे ज़िंदगी में शुरू हो गया। बाद में जैसे जैसे हम बात करेंगे, मेरी ज़िंदगी में कई रूल्स मैंने थोड़ा तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से आगे बढ़ गए। तो ऐसे मेरा स्कूल में दाखिला हुआ। मेरे पिताजी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा एक बार अगर एक में मन लग गया तो मैं इतने आसानी से छोड़ती नहीं हूँ। तो मेरे पिताजी हंसने लगे, उन्होंने फादर से कहा कि ये तो होना ही था, ये खाली वापस तो खाली हाथ इसको आना नहीं था। तो मेरे स्कूल की ज़िंदगी ऐसी शुरू हुई अरुणा जी। पर मैं फादर की बहुत चहेती हो गई और बहुत ही एक्टिव थी मैं स्कूल में, क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि सबके साथ बैठकर कुछ सीखने को मिलेगा। तो बड़े चाव से आती थी मैं स्कूल को। सरोजा जी, जैसा कि आप की डिटर्मिनेशन, मतलब कि आपके जो भी कुछ सोच लेते हैं वो आप उसको करते हैं और आपका हो भी जाता है, तो मैं आपका ये स्वभाव पूछना चाह रही थी कि क्या आप चुलबुले भी थे या और कोई आपका कैसा स्वभाव था? स्वभाव के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अरुणा जी, मैं अपने आप को जानती हूँ वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, पर वो उम्र जहाँ मुझे अभी तक याद नहीं है। मेरे माँ बाप के द्वारा मैं जो अपने बारे में जानती हूँ, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि मैं 1 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकती थी, तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती थी मैं। कभी कभी मेरी माँ परेशान हो जाती थी कि 1 मिनट मुंह बंद करके बैठ जा शांति से, तो एक कोने में बिठा देती थी, फिर भी मेरा मुंह वहाँ से भी बंद नहीं होता था।
मतलब मम्मी कहती थी कि जब तक मैं जगी रहती थी तब तक कांस्टेंट बोलती रहती थी, और वो मेरा स्वभाव आज तक बदला नहीं। तो मुझे विश्वास है कि मेरी माँ जो बता रही है वो सही है। ये यहाँ तक एक बार नौबत आ गई थी कि क्लास में मेरे प्रिंसिपल राउंड पे जाते थे, और जब भी वो राउंड्स पे जाते रहते थे वो मुझे किसी न किसी से बात करते हुए पाते थे। तो कई बार मेरे को प्रिंसिपल ने ये भी बोला कि भाई देखो, तुम इतना बात करोगी तो फिर हमें टैग लगाना पड़ेगा कि आई एम अ टॉकेटिव गर्ल। तो मुझे उसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं थी कि लगाना है तो लगा लो, पर मैंने बात करना कभी नहीं छोड़ा। तो एक मेरे स्वभाव में ये भी है कि मैं बड़ी जल्दी सबसे फेमिलियर हो जाती हूँ, दोस्ती कर लेती हूँ, और वो मेरा स्वभाव आज तक नहीं बदला है। मेरे लिए कोई भी अनजान नहीं है। इतनी आसानी से मैं किसी से भी दोस्ती कर लेती हूँ। आज जब मैं यहाँ पर दिल्ली आ रही थी हैदराबाद से, तो फ्लाइट में मेरे बगल में नहीं, आइल के उस तरफ कोई लेडी बैठी हुई थी। मैं उनकी तरफ देखा तो उनकी एनर्जी देखकर मुझे लगा कि ये तो मेरे से बात करेंगी, और थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ मुड़ी और वो बात करने लगी। तो मैंने सोचा ये तो फंस गई। उसके बाद फिर पूरी दिल्ली पहुँचते पहुँचते तक हमने इतनी बात की कि उन्होंने मेरा नंबर लिया और मुझे कहा कि आप जब हैदराबाद आओ तो ज़रूर आना, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। तो ये मेरा स्वभाव है अरुणा जी। मुझे लोगों से बात करने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बात करने से एनर्जी कम होता है, मेरे लिए बात करने से एनर्जी दुगना होती है, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में एक्सट्रोवर्ट। मैं बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट की डेफिनेशन हूँ। बहुत अच्छा। तो क्या आपने उनको ध्यान सिखा दिया? मैंने उनको ध्यान ही नहीं, और भी बहुत कुछ सिखाया। बहुत खुश हो गई वो। और उन्होंने कहा कि वो इमेज कंसल्टेंट है। इमेज कंसल्टेंट का मतलब है कि लोग जब कुछ करना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारी शक्ल देखकर शायद हमें वो नौकरी ना मिले, तो इमेज कंसल्टेंट उनका इमेज बिल्कुल ऐसा बनाता है ताकि वो जहाँ जाना चाहते हैं वो फिट हो जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा आप इमेज कंसल्टेंट हैं, तो जब आपने देखा मुझे तो क्या इमेज आया आपके मन में? तो उन्होंने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा और बोला मैं बता दूँ? मैं बोला हाँ बता दीजिएगा। तो वो बोली जैसे ही मैंने पहले आपको गेट के पास वेट करते हुए देखा तो आप बहुत ही प्रोफेशनल, एक्स्ट्रा प्रोफेशनल दिख रही थी। मैं तो बहुत कैजुअल आई थी, एक जीन्स और टी शर्ट पहन के। आपके चलने से, आपके व्यवहार से लग रहा था आप बहुत प्रोफेशनल है। फिर आप किसी से बात कर रही थी और आप इतने खुलकर हंस रही थी, तो मैंने सोचा कि इतने सच्चे दिल से एक स्पिरिचुअल आदमी ही ऐसा हंस सकता है। तब मेरे मन में आया कि कोई ना कोई, कहीं ना कहीं आप में स्पिरिचुअलिटी ज़रूर है। तो बहुत हंसी आई। मैंने उनसे तब तक बात भी नहीं की थी, और इतनी सारी चीज़ें उन्होंने मेरे चाल चलन से, मेरे हंसी से 2 मिनट में बताया। तो ऐसे हमारे बीच में परिचय बढ़ा, और मुझे उनकी पूरी हिस्ट्री उस 5 मिनट में मालूम पड़ गई। वो कहाँ जा रही हैं, उनके घर बार में क्या है। वो इतनी खुश हो गई मेरे इस खुश मिजाज से और मेरे इतने उनके क्लोज आने से। बोली मैंने आपके जैसे किसी को नहीं देखा। तो हैदराबाद जब आए तो आप मेरे पास ज़रूर आइएगा। हमने बहुत सारी आध्यात्मिक बातें की। उन्होंने मेरे फाउंडेशन के बारे में पूछा, वेबसाइट का एड्रेस लिया। तो फ़्लाइट तो करीब 1 घंटे से थोड़ी देर का था, पर ऐसा लग रहा था कि हम लोग शायद जन्म जन्म से साथ मिल के आए हैं। और मैं ये बिलीव भी करती हूँ अरुणा जी कि अब तो पीछे मुड़कर देखो तो सब घटनाओं का कारण हमें मालूम पड़ता है, पर जो भी मेरे ज़िंदगी में आया उन सब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। और ज़िंदगी बड़े खुशियों के मोड़ से होते हुए जहाँ भी गए बड़े आनंद के साथ लोगों को मिलते हुए, उनको अपने में मिलाते हुए मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही। तो चलिए हम वापस वहीं चलते हैं। हाँ जी, जहाँ पे हमने छोड़ा था। हाँ जी, कि आप का स्वभाव कैसा था। बहुत अच्छा है कि आप जो गुण आपके पास बचपन के बाद थे वो आज भी कायम है। हाँ जी, आपने उनको एनकैश करना शुरू कर दिया। मतलब आपको समझ आ गई कि जो मेरे गुण हैं हाँ उनको जी, मैं कैसे आगे कर सकती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा आपकी स्कूलिंग हाँ जी। हो गई, तो क्या आपको इस पीरियड में कभी डांट भी पड़ी? हाँ, बहुत बार डांट पड़ी।
जैसे मैंने आपको बताया, मेरे ज़्यादा बोलने के कारण मैं बहुत बार ट्रबलसम सिचुएशन से गई हूँ, पर उसने मेरे मिजाज को वो बदला। मेरे लिए अगर मैं कुछ करूं और वो मुझे सही लगे तो मुझे दुनिया के बारे में बहुत कम फिक्र रहती है। अगर मेरा मन कहता है गलत है तो मैं बदलती हूँ, अगर मेरा मन कहता है ये सही है, तो बचपन से मेरी यही पर्सनालिटी बहुत ही रही है। जैसा आपको एक और मैं छोटा सा घटना बताती हूँ। वैसे आपको मालूम होगा, मुझे डांस का बहुत शौक रहा है मेरे बचपन से। मुझे मैं बहुत, भी आज पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा फिर तो हमें बात करनी पड़ेगी। तो मेरे घर में किसी ने भी डांस नहीं सीखा, पर मेरी सारी बहनें बहुत टैलेंटेड हैं, सब गाती हैं, सब नृत्य करती हैं, पर हमने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली थी, क्योंकि मेरे जो फादर थे वो बहुत ही कंजर्वेटिव हैं। उनको पसंद नहीं था कि लड़कियां बाहर जाएं और नृत्य सीखें। गाना उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर उनके दुर्भाग्य से मेरा इंटरेस्ट डांस में था, बहुत था। मैं गाती हूँ, पर गाने से भी ज़्यादा मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट था। तो एक दो बार मैंने कोशिश की पिताजी से कहने की कि मैं डांस सीखूंगी, क्योंकि स्कूल में डांस भी सिखाते थे। आफ्टर आवर स्कूल के बाद एक भरतनाट्यम के टीचर आते थे, वो सिखाते थे। तो कथक के भी टीचर होते थे, और मैं सोचती थी कि शायद पिताजी को मना लूँ। ट्राई किया, पर समझ में आ गया मेरी दाल नहीं गलेगी यहाँ पर। तो मम्मी ने भी कहा कि नहीं, डैडी को पसंद नहीं है, तुम उनको अपसेट मत करो। पर मेरे मन में तो था मुझे डांस सीखना है। तो मैं क्या करती थी अरुणा जी, मैं स्कूल के बाद जहाँ पर डांस होता है, हमारी जो वैन थी, हम थोड़ी देर बाद जाते थे, क्योंकि वैन ट्रिप्स लेती थी। तो हमारा ट्रिप लास्ट होता था, तो हमें आधा 40 मिनट, आधा घंटा 40 मिनट हम लोग स्कूल के कैंपस में ही वेट करते थे। तो मैं उस टाइम पर बिल्कुल वहाँ पहुँच जाती थी जहाँ भरतनाट्यम सिखाते थे। तो वहाँ पे एक छोटी सी खिड़की थी, तो मैं उस खिड़की के ज़रिए उस डांस करते हुए बच्चों को देखकर, मतलब मैं 7-8 साल की थी, उस छोटे से उम्र में भी मेरे में इतना पैशन था कि उस खिड़की में से मैं उन बच्चों को भरतनाट्यम सीखते हुए देखकर मुझे दुख नहीं होता था। मैं अपने आप को वहाँ विजुअलाइज करती थी उन बच्चों के रूप में, और जितने स्टेप्स वो वहाँ होके सीखते थे, मैं खिड़की के पास खड़े होकर वो सारे स्टेप्स अपने मन ही मन प्रैक्टिस कर लेती थी, और इतना खुश होती थी जैसे मैं खुद ही वहाँ पे खड़े होकर भरतनाट्यम सीख रही हूँ। रोज़ था। मेरी बहन जानती थी कि मैं स्कूल के बाद सीधा बिल्कुल वहीं भागूंगी, उसी खिड़की पे मिलूंगी। तो भरतनाट्यम के जो टीचर थे वो देखते थे कि मैं रोज़ उसी खिड़की के पास आकर खड़ी होकर देखती हूँ। एक दो बार उन्होंने पूछा कि बेटा आप भी ज्वाइन कर लो। मैंने उनको बताया कि नहीं, मेरे डैडी को पसंद नहीं है। तो समझ गया, और उन्होंने दोबारा पूछा नहीं। फिर उन्हें इतना प्यार आ गया कि एक दिन उन्होंने बोला, बाहर से क्यों देखते हो, आप भी आ जाओ। वो किसी को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको स्टूडेंट्स चाहिए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप अंदर आके बैठ के देखो। तो और भी खुश, मैं फिर अंदर आके बैठ के बड़े आराम से देखती थी। तो मेरे अंदर इतना पैशन था कि जब मैं घर जाती थी तो सारे स्टेप्स जो मैं वहाँ सीखती थी, एक कोने में जहाँ पे डैडी को नहीं दिखती थी, वहाँ पे खड़े होके मैं वो सारे स्टेप्स प्रैक्टिस करती थी। तो मैं आपको छोटी सी घटना भी बताती हूँ। यहाँ पे हमारा एनुअल फंक्शन होता था। उस स्कूल का एनुअल फंक्शन बहुत सुंदर होता था। आज मैं सामाजिक रूप से जो भी कुछ कर रही हूँ, उसमें उस स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है अरुणा जी। आज भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मेरे जर्नी में वो स्कूल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और वो मेरा अर्ली एजुकेशन का टाइम था, तो बहुत उसका प्रभाव मेरे पे पड़ा है। तो इस स्कूल में जो वार्षिकोत्सव होता था, उसमें सारे बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटी देते थे। तो मैं डांस, ड्रामा बहुत कुछ करती थी। उस वर्ष भरतनाट्यम स्कूल खुला था, तो वो उस वर्ष भरतनाट्यम प्रोग्राम भी रखने वाले थे। तो मेरा पूरा ध्यान ये था कि इस बार वो क्या करवाएंगे। तो मेरा प्रैक्टिस होते ही मैं आके उस भरतनाट्यम क्लास में बैठ जाती थी। तो उस साल वो शिव तांडव सिखा रहे थे 3 लड़कियों को जो बहुत अच्छा नृत्य करती थी। तो उन तीनों को बिल्कुल अलग डांस सिखा रहे थे, और रोज़ उनका बिल्कुल प्रैक्टिस होता था। मैं देखकर रोज़ आके घर पे वो याद करके करती थी। मुझे बहुत पसंद था शिव तांडव।
बिल्कुल एनुअल फंक्शन के पहले एक लड़की बीमार पड़ गई, और सृष्टि देखिए कैसे, मतलब ये कैसे आपको कैसे अब खेल समझ करती, आ रही है कि सृष्टि अब कैसे समझ काम में आ आती रही है मैडम। उस 7 साल की उम्र में इतनी मेरी समझ नहीं थी। तो एक लड़की बीमार हुई तो हमारे स्कूल प्रिंसिपल बहुत अपसेट हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल मेन प्रोग्राम था। तो 2 दिन बचे थे, और वो कॉम्पोजिशन भी उसका ऐसा था कि तीनों का होना ज़रूरी था। तो फिर वहाँ बात हो रही थी कि अब क्या करेंगे क्या करेंगे। तो भरतनाट्यम टीचर कह रहे थे बिना तीसरी लड़की के तो ये प्रोग्राम संभव नहीं है। तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, तो मैंने पूछा मैं कर सकती हूँ, क्या मैं कर लूँ? तो प्रिंसिपल मेरी तरफ देखे, बेटा आप तो सीखते नहीं हो। तो भरतनाट्यम टीचर बोले सीखती तो नहीं है पर रोज़ यहीं बैठी रहती है। तो बोले आप कर लोगे? मैं बोला हाँ। तो ठीक है करके दिखाओ। तो उन्होंने बोला आप अकेले करोगे, इन तीनों के दोनों के साथ करो? मैंने बोला दोनों के साथ भी कर लूँगी। किसी को विश्वास नहीं हुआ मैडम, पर मुझे मौका मिला, और मेरे मन में तो मतलब एकदम तारे मोर नाच रहे थे। और फिर जब हमने किया तो इतना खुश हुए मेरे भरतनाट्यम के टीचर। उन्होंने बोला बेटा आप तो परफॉर्म करो और आगे भी आप फ्री डांस सीखो, इतना पैशन है आपको, मैं आपको रोकूंगा नहीं। तो उस एनुअल फंक्शन में मैंने उस तीसरी लड़की की जगह पे मैंने किया। मुझे आज भी वो दृश्य एकदम आंखों के सामने इतना बाकायदा एकदम नज़र आता है, क्योंकि जीवन में ऐसे कुछ पल होते हैं जहाँ हमें इतनी खुशी मिलती है, जो हमारा पैशन होता है वो से हमें वहाँ तक पहुँचने का मौका मिलता है। तो उस दिन के बाद मुझे कभी वो रिग्रेट नहीं था कि मैं भरतनाट्यम सीख नहीं पा रही हूँ। मेरे पिताजी आए थे एनुअल फंक्शन में, प्रोग्राम में आए थे। हाँ एनुअल फंक्शन में मैं हर साल पार्टिसिपेट करती थी। तो पार्टिसिपेट करने से तो वो रोकते नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था मुझे बहुत पसंद है, बस उन्हें ये नहीं था कि मैं ये अपना प्रोफेशन बना लूँ, इसलिए वो ट्रेनिंग के मना कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा वहाँ पे भरतनाट्यम डांस भी कर रही हूँ, तो घर पे आके उन्होंने पूछा कि कब सीखा, तो मैं बोली मैं तो वहीं बैठी रहती हूँ। तो फिर पिताजी बोले ठीक है बेटा सीख लो, अब तुम्हें रोकेंगे नहीं। पर फिर पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ तो फिर हम थोड़ा उस स्कूल से दूर हो गए, तो दूसरी जगह पर जाकर मतलब वहाँ पे भरतनाट्यम का मौका नहीं मिला। पर ये मतलब हम मेरी पर्सनालिटी के कुछ ट्रेड्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड तो आपकी डिटर्मिनेशन है कि जो आप सोच लेते हैं तो यूनिवर्स भी आपको तब रास्ता दे रहा था। हाँ, तब आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही सही थी, बात है, बट वो दे रहा था। एक और आपको छोटी सी चीज़ बताती है, सब मेरे बचपन के बहुत मधुर याद है। मुझे कभी भी डर नहीं था, इसीलिए मैं प्रिंसिपल से बोल सकी कि क्या मैं बैठ जाऊँ वहाँ पे। तो जब मैं स्कूल में ज्वाइन हुई, मुझे हर कुछ चीज़ एकदम अद्वितीय लगती थी स्कूल में, क्योंकि बड़े चाव से आई थी मैं स्कूल में। स्कूल का असेंबली होता था, सब लोग लाइन में खड़े रहते थे, मैं चारों ओर देख के इतनी खुश होती थी कि अरे वाह मुझे स्कूल के असेंबली में खड़े होने को मिल रहा है। वहाँ पे स्कूल का गाना गाते थे, मैं बड़े ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के गाती थी, क्योंकि इतनी खुशी होती थी मुझे। मतलब सब में एकदम 200% दिल लगा के करती थी, इतना इतना मुझे अच्छा लगता था। तो 15 अगस्त का टाइम था, तो असेंबली चल रही थी और प्रिंसिपल एक छोटा सा भाषण दे रहे थे 15 अगस्त के लिए। उस समय हमारी इंदिरा गांधी थी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने पूछा कि देखो इतनी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब स्त्रियां कितनी आगे बढ़ रही हैं और सब कुछ इतना अच्छे से हो रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उनके बारे में। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, मुझे स्कूल में ज्वाइन हुए ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ था, शायद कुछ ही दिन हुए होंगे। तो उन्होंने फिर प्रश्न पूछा कि आप लोगों में से प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? तो सारे शर्मा के इधर उधर देख रहे थे, मेरे समझ में तो ज़्यादा नहीं आया। मैंने बोला कुछ बनना है तो हम बन जाते हैं। तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया और मैंने सोचा ये बहुत सिंपल बात है, सबने हाथ खड़ा किया होगा। मैंने चारों ओर देखा, मैं अकेली थी जो हाथ खड़ा करके बैठी हुई थी कि मैं बन जाऊंगी। तो प्रिंसिपल ने दोबारा पूछा और किसी को बनना है? फिर भी मैंने वो हाथ उठाया। उन्हें इतना अच्छा लगा मैडम, उस दिन भी मुझे याद है, वो स्टेज से उतर के मेरे पास आए, मुझे उठा के
क्योंकि मैं बिल्कुल 2.5 साल की छोटी सी लड़की थी। उठाकर स्टेज पर ले गए और बोला देखो ये कल ज्वाइन हुई है 1 महीने के पहले, अंडर एज है, कितना पैशन है उसको कुछ करने का, सब लोग इसके लिए तालियां बजाओ। मुझे वो घटना याद है, पर अब मैं पीछे मुड़ के सोचती हूँ कि उस दिन मुझे क्या समझ में आया होगा। बट एक बात मुझे था कि मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है, करना है तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो ये जो डर न होना, ये मेरे लिए काफ़ी मतलब लाभदायक हुआ बचपन से। स्टेज पे चढ़ना है तो चढ़ जाती थी। इसके कारण मेरे लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत आसान हो गया। मैं 2nd क्लास से ही मैं पब्लिक स्पीकिंग स्पीच देना है तो मैं दूंगी, आता है या नहीं आता है ये बाद में, पहले मैं दूंगी। उसके बाद फिर घर आती थी, 15 अगस्त का स्पीच देना है तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या लिखूं। मैं अपने पिताजी को बैठा देती थी, पिताजी कुछ लिख के दो। तो मेरे डैडी बहुत बिजी रहते, बोलते काय को सब में हाथ खड़ा कर देती है, उसके बाद आके मेरा दिमाग खाती है। पर मैं छोड़ती नहीं थी उनको। तो अब खाना खाने के बाद लिखाएंगे तो बोलते थे अच्छा बाबा खाना। जैसे ही उनका खाना हो जाता था पकड़ लेती थी, डैडी 2 लाइन लिख के दे दो। वो आज भी मतलब जब तक मेरे पिताजी थे हमेशा यही बोलते थे कि मेरा दिमाग खा कर भी ये मेरे से काम करवा लेती थी। फिर मेरे पिताजी जब तक स्पीच लिख के देते थे, रात के 10, साढ़े 10, 11 हो जाते थे उनका खाना होके, तब मैं उस स्पीच को लेकर पता नहीं कितनी देर लगती थी मुझे याद करने में। पर ये चीज़ें मुझे कभी नहीं रोकती थी कि अरे पिताजी इतना टाइम लगाएंगे, उसके बाद मुझे जागना है। एक ही था, मुझे करना है तो करना है। ऐसे कर करके माइक पब्लिक स्पीकिंग करके और भी मेरा डर निकल गया। और ये जो पब्लिक स्पीकिंग मैंने स्कूल में शुरू किया, बाद में ये मेरे लिए इतना मतलब फ्रूटफुल हुआ कि मेरे जीवन के हर स्टेज में ये पब्लिक स्पीकिंग मेरे लिए फिर तो आपका खत्म हो गया। हाँ, तो आपका जो स्वभाव है, जो भी बचपन के आ रहे थे, सबसे मिलना, सबसे बातचीत करना, स्टेज फियर खत्म हो जाना, तो ये सब आपके आगे के जीवन में बहुत हेल्पफुल है। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। आपने इनको एनकैश कर लिया। हाँ। जो भी अपनी आदतें थी आप उसको हाँ समझ लिया आपने, हाँ। और आगे बढ़ते रहे। तो आपकी जैसे स्कूलिंग खत्म हुई, स्कूलिंग में तो कुछ ऐसा पीरियड भी आया कभी आपकी लाइफ में कि आपको जो स्कूलिंग के पीरियड में जो चाहिए था, जैसे बच्चे हैं फर्स्ट आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, तो आपको कुछ अंदर से ऐसा भी रहता था कि मैं ही फर्स्ट आऊँ या मैं ही, कुछ आपके अंदर ऐसा भी रहा? मेरे जो प्राइमरी स्कूलिंग हुई है अरुणा जी, उसमें मतलब मैं बहुत कामयाब रही हूँ मेरे प्राइमरी स्कूलिंग में। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स हो, हर एक में मैं भाग लेती आ रही थी। और संजोग कहिए या फिर जो भी कहिए, मैं काफ़ी हद तक एकदम बहुत कामयाब रही हूँ। घर से भी मुझे कभी कोई प्रेशर नहीं था, मेरे पिताजी को कोई कंप्लेंट नहीं थी कि मैं इतना एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करती हूँ तो इसके कारण पढ़ाई मेरी इफ़ेक्ट हो रही है। मेरे पिताजी के एक ही उसूल था कि जो भी करना है करो बेटा, पढ़ाई इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं अपना प्राइमरी स्कूलिंग देखूँ तो अरुणा जी, मेरे लिए उस उम्र में ऐसी कोई चुनौती नहीं थी ख़ास तौर पर जिससे मुझे लगता होगा कि मुझे और कुछ करना है। तो प्राइमरी स्कूलिंग तो बहुत मतलब अच्छे से गई। पर एक मेरा, मैं आपसे एक शेयर करती हूँ, मतलब फियर न होना और इतना आउटगोइंग होना, मैंने कभी कभी उसके भी कभी डाउन साइड्स होते हैं। तो एक मेरा डाउन साइड ये था कि क्योंकि मुझे फियर नहीं था और मैं स्ट्रेंजर से भी बात कर लेती थी। एक बार स्कूल ख़त्म हो गया तो मेरी फ्रेंड घर जा रही थी, बहुत छोटी थी मैं उस पहले साल में, तो उसने बोला मैं घर जा रही हूँ, तुम्हें घर जाना है? तो उस उम्र में मुझे ये समझ में नहीं आया कि उसका घर कहीं और है, मेरा घर कहीं। मैं चली गई उसके साथ, उसके पेरेंट्स आए थे तो उनके साथ मैं चली गई। उन्होंने भी मुझे नहीं रोका। उसके घर जाने के बाद फिर मुझे लगा ये तो मेरा घर नहीं है। तो मैंने उसको पूछा कि मेरा घर कहाँ है? तो बोली मुझे क्या मालूम, वो भी छोटी थी। तो तब उनके पेरेंट्स बोले बेटा आपके पेरेंट्स नहीं आए आपको पिक करने के लिए? तो मैंने बोला नहीं, मैं तो वैन में जाती हूँ, आपकी बेटी ने बुलाया तो मैंने सोचा आज मैं इसके साथ जाऊँ। तो उस दिन मेरे ये आउटगोइंग फियर न होने का एक डाउन साइड मैंने देखा, पर इतनी छोटी थी कि समझ के बाहर था।
तो उस दिन मम्मी पापा को मेरे तक पहुंचने में 1 घंटा लगा, पर मेरे पापा ने मुझे बताया कि बेटा आप फियरलेस हो, अच्छी बात है, पर जो भी करो सोच समझ के करो। तो एक और सीख मुझे उस दिन मिली। तो ये सब सीखें हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। हाँ 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 हाँ। तो अच्छी चीज़ है कि हम अपने जीवन में सीखने की जो प्रक्रिया है आपकी, कि आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तभी तो नई नई चीज़ आप सीख रहे हैं। तो जैसे जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ती रही, तो आपने इंजीनियरिंग भी करी है हाँ जी ना, तो आपकी एजुकेशन में क्या आपको और आगे बढ़ने के लिए, मतलब इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि आपने जो फिजिकल एजुकेशन जिसको बोल देते हैं हम, आध्यात्मिक, इस दुनिया की नहीं, स्वयं की नहीं, बट एक नॉलेज, एजुकेशन नॉलेज के लिए आपने स्टडी, इंजीनियरिंग की स्टडी करी, तो हमें उसके बारे में बताइए अभी कि आप आगे बढ़े तो आपको ये रास्ता किसने कहा, आपके अंदर से क्या ऐसी चीज़ थी कि आप इस रास्ते पे आगे चले? मैं आपसे सही सच बताऊंगी, इंजीनियरिंग मेरा चॉइस नहीं था। मुझे मेरे पिताजी रोल मॉडल थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था। तो आपको तो मालूम है मेरा मन लग जाता है तो मुझे वो करना ही है। तो जब मैंने ईयर 11 फिनिश किया, मुझे बहुत ही हाई स्कोर आया। मेरा मैथ्स फिज़िक्स केमिस्ट्री मेन था, सब में मेरा बहुत हाई स्कोर था। तो मेरा हाई स्कोर देखकर मेरे पिताजी कह रहे थे कि बेटा तुम्हें इंजीनियरिंग में अच्छे से सीट मिल जाएगा। मैंने पिताजी से शुरू में ही कह दिया था कि नहीं, मुझे बीकॉम करना है, मुझे बीकॉम करना है, उसके बाद मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है। और अभी तो मैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से इतनी अवगत नहीं हूँ, पर जब मैं पढ़ती थी वहाँ पर बीकॉम मतलब ऑलमोस्ट लास्ट प्रेफरेंस रहता था। सब लोग मेडिसिन इंजीनियरिंग करने के बाद फिर बीएससी बीए फिर बीकॉम। तो मेरे पिताजी कहते बेटा बीकॉम क्यों करना है? मैंने बोला बात बीकॉम की नहीं है डैडी, सीए तक पहुंचने के लिए मुझे बीकॉम करना है, तो मैं बीकॉम करूंगी। तो इंजीनियरिंग के सीट की लिस्ट आने में टाइम लगता है। डैडी ने अप्लाई किया, मुझे तो करना ही नहीं था। डैडी तो बिल्कुल अड़ गए, उन्होंने बोला मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ। मैं मन ही मन मुस्काई, ठीक है आपको जो करना है करो, मुझे तो बीकॉम करना है। मैं क्लास ज्वाइन हो गई। तो जिस कॉलेज में मैं जाती थी वहाँ पर मतलब जो माहौल था, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, कोई क्लासेस अटेंड नहीं करते थे। मैं अकेली हर प्रोफेसर के क्लास में मैं अकेली एक नोटबुक पेन लेकर इतने इंटरेस्ट से सुनती थी। उन्हें ही समझ में नहीं आया, मुझे बुला के बोले बेटा क्लास में कोई नहीं आता, आप क्यों हर बार अकेले बैठे रहते हो? तो मैंने बोला क्यों नहीं आता क्लास में कोई? तो उन्होंने बोला बीकॉम में ऐसे ही होता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, एग्ज़ाम के पहले पढ़ लेते हैं। तो मैंने बोला मैं एग्ज़ाम के लिए नहीं आई हूँ, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, मुझे मेरे फंडामेंटल्स क्लियर होने, मैं नॉलेज के लिए आ रही हूँ, एग्ज़ाम तो मैं पास हो जाऊँगी। मैडम मेरे इस जवाब से उस प्रोफेसर को इतना अच्छा लगा, वो मुझे भगा देना चाहते थे, आराम से वो घर जाना चाहते। मेरे लिए वो हर रोज़ टाइम पे आते थे। मतलब मैं ज़्यादा दिन तो उस क्लासेस में नहीं गई, पर जितने दिन भी मैंने वो बीकॉम फर्स्ट ईयर किया, बड़े तन मन धन लगा के मैंने किया, बिल्कुल अपना नोट्स बाकायदा रखती थी। और फिर करीब 1-2 वीक या 3 वीक्स हुए होंगे, मेरे डैडी को जॉन्डिस आया, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल जब वो थे उसी टाइम इंजीनियरिंग की लिस्ट बाहर आई और मेरा एडमिशन हो गया, मुझे सीट मिल गया। तो मैं पिताजी को देखने हॉस्पिटल नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उन्हें फेस नहीं कर पाऊँगी, सीट आ गया, मैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं जाती नहीं थी। मेरी बहनें जाती थी खाना लेके, या डैडी 2-3 वीक्स थे हॉस्पिटल में, वो बार बार बुलाते थे कि उसे भेजो। फिर अंत में मेरे मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, डैडी रोज़ पूछ रहे हैं। जब मैं गई तो डैडी ने वही बात कही कि कल फ़ीस भरने की लास्ट डेट है, मैं चाहता हूँ कि तुम इंजीनियरिंग करो। तो मैंने बोला कि मैं तो खुश हूँ। तब उन्होंने मुझसे एक बात कही जिसके कारण मैं ज्वाइन हुई। उनके जो मतलब बहन का बेटा जो था, उन्हें इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, फ्री सीट नहीं मिला, तो डैडी ने उनको हेल्प किया। और डैडी ने बोला बेटा तुम्हें फ्री सीट आ रहा है तो तुम क्यों नहीं लेते हो? शायद ही ज़िंदगी में अगर मैंने किसी के लिए अपनी चॉइस बदली है तो वही एक था। डैडी के मतलब उनके दबाव में आके, दबाव भी नहीं,
पिताजी से इतना लगाव था, उन्होंने मेरे लिए एक सपना देखा, तो मैंने उनका सपना पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग में मैं बहुत बेमन से ज्वाइन हुई। उसके बाद फिर एक बार वहाँ ज्वाइन हो गई तो मेरा मिजाज ये है, जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। तो 1-2 दिन लगे, उसके बाद वही मेरी दुनिया बन गई। तो फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में बहुत ही अच्छा हुआ। अरुणा जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आप हिंदी बेल्ट में ही थी मतलब? हाँ जी, ये ग्वालियर में ही ये सब हो रहा था। उसी माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, MITS कहते हैं। आज भी कैंपस बिल्कुल बरकरार है। वहीं मैंने MITS में अपना इंजीनियरिंग किया। आपको मालूम है, इंजीनियरिंग में उन दिनों, मैं 30 साल पहले की बात बता रही हूँ, महिलाएं ज़्यादा होती नहीं थी इंजीनियरिंग में। तो 200 की क्लास में हम लोग 3 महिलाएं थी, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लड़के हो या लड़कियां, सब पढ़ने आते हैं। हमारी बहुत रैगिंग होती थी, पर फिर भी मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं थी। जो भी प्रश्न वो पूछते थे हम बता देते थे। तो मतलब हर जगह पर शायद अगर कोई और करे तो वो इसको चैलेंज कहे, पर मुझे कभी वो चैलेंज नहीं लगा, क्योंकि मैंने उसको उस दृष्टि से नहीं देखा। मेरा मन था जो करना है वो करते जाओ, बगल में जो आ रहा है ठीक है, उसको भी साथ लेके चलो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में मेरा इंटरेस्ट था। उसी साल उस कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन शुरू किया गया और मुझे सीट मिला। तो मैंने कायम किया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन से मैंने इंजीनियरिंग किया। तो आपका ये, जैसे आपने अभी बोला कि जैसी दृष्टि होती है, तो पति सर भी बोलते हैं कि जैसी दृष्टि है वैसा ही आपको बाहर संसार दिखाई देता है। हाँ जी, हाँ तो जी। इस दृष्टि का भी कितना मायना रखता है हमारे जीवन के अंदर। बहुत। तो आपकी इंजीनियरिंग खत्म हुई तो क्या आपको जॉब भी इंडिया में ही मिल गई? तो इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ, उसके बाद मुझे मास्टर्स करना था। मेरे से ज़्यादा मेरे पिताजी को मुझे मास्टर्स करवाना था, क्योंकि उनका प्लान था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बनूं। तो मास्टर्स करने का दिल मुझे भी था। तो फिर उसके बाद IIT वारंगल में मैंने अपना मास्टर्स किया इंस्ट्रूमेंटेशन में, और वहाँ भी बहुत अच्छे से एंट्रेंस में मैंने टॉप किया, तो मुझे तुरंत मिल गया वहाँ पे। मैंने बीटेक में गोल्ड मेडल, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैडम। जो हमारा बीटेक था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में, उसमें अरुणा जी मुझे गोल्ड मेडल मिला था। तो उसके बेसिस पर भी मुझे बहुत इजीली IIT वारंगल में सीट मिल गया, हालांकि वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम था। तो जब वो कंप्लीट करने, मैं बिल्कुल उसके लास्ट सेमेस्टर में थी, मेरे पिताजी बोल रहे थे कि बेटा उसी कॉलेज में, वहीं IIT में तुम्हें प्रोफेसर मिल जाएगा, वहीं पे तुम लेक्चरर ज्वाइन हो जाओ। पर मुझे टीचिंग में कोई रुचि नहीं थी। तब तक तो मैंने पिताजी के हाँ में हाँ मिलाई, पर लास्ट सेमेस्टर में मैंने सारे कंपनियों में अप्लाई किया, जहाँ भी मुझे काम करने का मन था मैंने वहाँ अप्लाई किया। तो पिताजी से नहीं ये बात शेयर की, पर जब इंटरव्यू आने लगे तो उन दिनों अकेले जाना मुश्किल होता था। पिताजी कोई साथ लेके जाती थी। उनका मन एकदम नहीं था कि इंडस्ट्रीज़ में मैं काम करूं, क्योंकि वर्कफोर्स लेबर्स के साथ, वर्कमैन के साथ करना पड़ता है। तो वो कहते थे क्यों अपनी ज़िंदगी इतनी मुश्किल कर रही है, इंजीनियरिंग किया है, आराम से लेक्चरर बन जा। नहीं, मुझे इंडस्ट्रीज़ में ही काम करना है, ये जो मैंने सीखा है मुझे इंडस्ट्रीज़ में ही अप्लाई करना है। वहाँ मेरे पिताजी मतलब मुझे मना नहीं पाए, और बिल्कुल हाफ मन से ही वो सारे इंटरव्यू में मेरे साथ आते थे। पर शायद मन ही मन सोचते होंगे शायद इसको ये नौकरी नहीं आए तो अच्छा है। फिर मुझे काफ़ी जगह पर जहाँ भी मैंने अप्लाई किया वहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे सारे 90% मुझे मिल गया जॉब्स। पर मेरा विशाखापट्टनम से बहुत ख़ास लगाव था, क्योंकि जब हम लोग ग्वालियर में थे तो मेरे पिताजी को डेपुटेशन पर विशाखापट्टनम आना पड़ा 3 साल के लिए। तो हम सब उस 3 साल विशाखापट्टनम में आके रहे। बहुत ही सुंदर प्रदेश है विशाखापट्टनम। मैं ही नहीं, हमारे सारी फैमिली विशाखापट्टनम के फ़ैन हो गए, बहुत लाइक करते थे। और वो 3 साल हमारे लिए इतने मेमोरेबल ईयर्स थे कि जब डैडी का डेपुटेशन ख़त्म हुआ और हम वापस ग्वालियर आए, हमारे मन में विशाखापट्टनम के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह, इमेज बन गई। इमेज बहुत सुंदर, बहुत ही जैसा, अरे कितना सुंदर जीवन था ऐसा। ग्वालियर से हमें बहुत लगाव है, पर विशाखापट्टनम भी हमारे लिए बहुत ही सुंदर जगह है। तो जितने भी जॉब्स आए उसमें से विशाखापट्टनम मैंने प्रेफरेंस लिया। वहाँ भी पिताजी ने मना किया कि विशाखापट्टनम क्यों, हैदराबाद में बहनें हैं,
तुम किसी के पास रह सकती हो, विशाखापट्टनम में कहाँ रहोगी। पर ये सारी चीज़ें मेरे लिए हिंड्रेंसेस, ब्लॉक्स नहीं थी। मेरे लिए ये सारी चीज़ें सेकेंडरी थी। मेरा प्राइमरी था, मुझे विशाखापट्टनम में रहना है और मुझे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में मुझे जॉब मिला, बहुत ही अच्छा था। उन दिनों पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ बहुत सॉट आफ्टर थी, तो उसमें जॉब मिला। मेरे लिए वो था प्राइमरी, कि बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं। फिर जॉब ज्वाइन हुई तो डैडी ने जो कहा वो सही था। उन्होंने ज़िंदगी देखी है। मेरी ज़िंदगी में मुझे इतना अनुभव नहीं था, पर जैसे जैसे मैंने नौकरी ज्वाइन की मुझे ये मालूम पड़ा कि फैमिली हो तो उनके साथ रहने में सुविधा होती है। तो डैडी के फ्रेंड के पास मैं रहती थी। बाद में देखिए, जब हमारा संकल्प स्ट्रांग होता है तो सृष्टि हमें कितना हेल्प करती है। एक मेरे जीजा जी का ट्रांसफ़र काकीनाडा से विशाखापट्टनम हुआ बिल्कुल 3 महीने के बाद, तो मेरी वो समस्या भी हल हो गई। मैं उनके पास रहकर मैं नौकरी करती थी। सरोजा जी, जैसा कि आपको नौकरी भी लग गई, अभी पेरेंट्स को भी एक सिग्नल मिल जाता है कि चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला पड़ाव गृहस्थ जीवन के लिए, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अरुणा जी, जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ, अब जब आध्यात्मिक मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं और फिर पीछे मुड़कर देखते हैं, सब कारणों के साथ हमारे सामने क्लैरिटी से आ जाते हैं। तो ये जो मोड़ है मेरे ज़िंदगी में, शादी का मोड़, वो अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरे लिए इतना क्लियर होता है कि क्यों, कब, कैसा हुआ। तो मेरा विशाखापट्टनम आने का एक मेन मकसद था कि मेरा जो सोल पार्टनर था वो विशाखापट्टनम से था। मैं बहुत सोचती थी कि मेरे पिताजी ने इतना मना किया विशाखापट्टनम के लिए, मैं विशाखापट्टनम ही क्यों आई। मुझे बॉम्बे में नौकरी लगी थी, चेन्नई में लगी थी, हैदराबाद में लगी थी, इतना कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं था विशाखापट्टनम, पर फिर भी मैंने उसको चूज़ किया। कई बार मैं खुद ही सोचती थी कि क्यों, पर इस क्यों का जवाब मुझे मतलब बाद में 1-2 साल के बाद मालूम पड़ा। जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया है, मेरे बुक में बताया है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे कोलीग रहे हैं, तो मैंने उन्हें वर्क में ही जाना। बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे मतलब बहुत ही खुश मिजाज, न ज़्यादा ऊंचे स्वर में बात करते हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन। तो हमारे कोलीग्स रहे हैं, वो मेरे से सीनियर थे। हम उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे। कुछ टाइम बाद, मुझे जानने के बाद, उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, पर मैं उसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि मेरा सिंगल माइंडेड फोकस है। मैं जहाँ भी रहती हूँ मेरा दृष्टिकोण सिर्फ एक ही चीज़ पे रहता है। मेरे पिताजी कहते थे कि तुम अर्जुन की तरह हो, कि अगर तुम्हें चिड़िया की आंख में भेदना है तो बस तुम्हें वही दिखता है। आज भी मैडम, मेरे फैमिली बहुत मेरे पे हंसते हैं क्योंकि मैं अगर कहीं जा रही हूँ और मेरे दोस्त कहीं इधर उधर मिलते, मुझे नहीं दिखाई देते वो लोग, मुझे सिर्फ वो शॉप ही दिखाई देता है। वो आके मुझे पास में बुलाते हैं, सरोजा अरे तुम यहीं पर हो। मतलब इतना मेरा सिंगल माइंडेड फोकस है। बिल्कुल उस पे। तो मेरी नौकरी में भी मेरा सिंगल माइंडेड फोकस ही था, मुझे और कुछ दुनिया नहीं दिखती थी। हालांकि मतलब उम्र के साथ मेरी भी मतलब आई वॉज इन 20s, तो शादी की उम्र थी, पर मेरे मन में ऐसा कोई भी मतलब था नहीं। तो मेरे से एक बड़ी बहन थी तो उसकी भी शादी होने वाली थी, तो मेरा था बहन है, बहन की शादी हो रही है, तो सब कुछ इतना टेक्निकल था कि बहन की शादी होगी उसके बाद अपनी होगी, तो माइंड में और कुछ भी नहीं होता था। अब हंसी आती है मुझे पीछे मुड़कर देख के। तो उसके बाद फिर मेरी बहन की शादी हुई और फिर ऑब्वियसली पेरेंट्स मतलब मेरे बारे में सोचने लगे, तो वो रिश्ते भी देखने लगे थे। उन्हीं दिनों पर इन्होंने मतलब प्रपोज़ किया, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा कि ये तो मेरे कोलीग हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। तो मैंने उन्हें बताया भी कि ये ठीक नहीं है, वी आर कोलीग्स। तो पर उन्होंने तो ठान लिया था। बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही डिसिप्लिन थे, कभी मतलब मुझे परेशान नहीं किया उन्होंने। बहुत जेंटलमैन, आज भी वैसे ही हैं, उन दिनों में भी ऐसे थे। चुपचाप रह गए, कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब घर से मतलब मम्मी डैडी से बातें होने लगी तो वो लोग मैचेस देखने के लिए मुझसे कह रहे थे। तब फिर मैंने जब सोचना शुरू किया तो तब मैंने इनके बारे में सोचा कि इतने अच्छे से
इतना पोलाइटली जेंटलमैन की तरह उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो ये उनका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपने मम्मी डैडी से बात किया, इनसे भी नहीं बताया, पहले मम्मी डैडी से बात किया, इसीलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप को ठेस पहुँचे। जो भी हो, मैं ही नहीं, मेरे सारे बहनें पहले माँ बाप को प्रेफरेंस देते थे। हमारे लिए वही हमारे भगवान थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारे कारण हमारे पेरेंट्स को कोई भी प्रकार के मतलब भावना ठेस पहुँचे। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसा हुआ है, तो आप उनसे मिलो, उनके पेरेंट्स से, आपको अगर पसंद आए तो हम बात करेंगे। तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई कि किसी को बताए बिना सबसे पहले हमने उनके परमिशन लिया। तो हम लोग लकी थे कि हम एक ही बिरादरी के थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुए। ऐसा प्लान नहीं किया हमने, पर कोइंसिडेंटली उस विषय में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर जब मैंने वापस आके इनको बताया, मतलब हमारे पेरेंट्स गुंटूर में थे, हम विशाखापट्टनम में, मैंने उनको बताया कि पेरेंट्स से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि भाई रुको, मैंने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की, कम से कम उनको बता दो। तो फिर उन्होंने पेरेंट्स से बात किया, फिर इस तरह हमारी फैमिलीज मिली और हमारा जो प्रपोज़ल था आगे बढ़ा। दोनों के माँ बाप के आशीर्वाद से हम लोग का विवाह हुआ। और फिर से एक बार फिर कहना चाहूँगी कि मैं बहुत भाग्यशाली थी इस मामले में भी। मेरा ससुराल बहुत कंसीडरेट है, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ। वो हाउसवाइफ है पर इतनी अंडरस्टैंडिंग है। मैं वर्किंग वूमेन थी, ये 30 साल पहले की बात है, हालांकि मैं सिर्फ 1 साल से ही काम कर रही थी, पर उनका मेरे लिए समझना बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल अपने बच्चों जैसा मान के उन्होंने मुझे अपनाया। हमारी जॉइंट फैमिली थी, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। आज भी मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए रोल मॉडल है, अरुणा जी। तो इस ससुराल में जॉइंट फैमिली भी मेरे लिए कोई समस्या नहीं था, क्योंकि मुझे एक बड़ी फैमिली से आई थी। मुझे अच्छा लगा कि फिर से दोबारा मुझे मम्मी डैडी और इन सब के साथ रहने का एक और मौका मिला। बहुत अच्छा। आपके परिवार के अंदर सरोजा जी, जैसे कि पहले भी माँ बाप थे, भाई बहन थे, तो आप क्या शाकाहारी थे या नॉनवेज खाते थे? हम लोग शुरू से शाकाहारी रहे हैं। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और मेरे पिताजी बहुत ही कट्टर ब्राह्मण हैं। तो हमें शुरू से ही जो भी हमने खाया शाकाहारी खाया। तो बच्चों को माँ बाप से ही संस्कार मिलते हैं, तो हमारे लिए दूसरा खाना हमने कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं। तो हमारे लिए खाना का मतलब था शाकाहारी खाना ही। और शादी के बाद? शादी के बाद ऐसे ही परिवार में मैं गई जहाँ वो भी शाकाहारी थे। ये तो आपके लिए अपने आप ही बेनिफिट हो गया, बहुत ज़्यादा। आप एक ही रास्ते में। हाँ। तो क्या आपके परिवार में, पहले परिवार में भी पूजा पाठ था? बहुत पूजा पाठ फैमिली से मैं आई हूँ। जैसे कि मैंने कहा, हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं। हमारे लिए जब सुबेरा होता है तो वो भगवान के प्रार्थना से ही शुरू होती थी। सूर्य भगवान के प्रार्थना से हम लोग अपना दिन शुरू करते थे। तो मम्मी डैडी दोनों को देखते थे कि जिस प्रकार वो अपना दिन शुरू करते हैं, माँ बाप के देख रेख में बच्चे बड़े होते हैं। हम सारे भाई बहनें बिल्कुल इसी तरह बड़े हुए हैं, भगवान के श्रद्धा में, और इसी में हमारे मॉरल वैल्यूज़ भी धीरे धीरे बड़े हुए हैं। तो आपको उस पूजा पाठ में, जैसे कि आप वैसा ही पेरेंट्स की तरह ही अडॉप्ट कर लें, तो आपने जैसे उसको अंतर्मन से अडॉप्ट कर लिया था? आपको वो करना अच्छा लगता था? मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे वो डिसिप्लिन लगता था। मेरी ज़िंदगी में वो एक अनुशासन था। सुबह उठना, नहाना, भगवान का ध्यान करना। मुझे अभी भी याद है, हमारे घर के आगे एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था। बहुत दिन तक हमारा भाई नहीं हुआ, 5 साल तक। तो हमें एक भाई हमें भी चाहिए था। सबके घर में भाई है, हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं मम्मी से पूछती थी, मम्मी हमारा भाई नहीं है। तो बोलती थी, है ना बेटा, देखो वहाँ पे उनका मंदिर है। तो इस तरह हनुमान जी मेरे ज़िंदगी में आए एक भाई बनकर। तो मैं मैं ही नहीं, मेरी बहनें भी, हम सबका ये रूटीन था अरुणा जी कि हम नहा के भगवान की प्रार्थना करके सीधा सड़क पार करके सामने हनुमान जी के मंदिर जाते थे, उसकी चक्कर लगाते थे, अपने भाई से बात करते थे, अपने दिन के बारे में बताते थे, फिर उनको बाय करके आते थे।
तो आज भी हनुमान जी मेरे लिए बड़े भाई हैं, उतना लगाव है मुझे उनसे। और ऐसे ही आपका ससुराल में जाने के बाद आपको परिस्थितियाँ कैसी मिली? जैसे मैंने बताया कि मेरा जो मायका था बहुत ही अनुशासन ज़्यादा था। मुझे अनुशासन लगा नहीं, क्योंकि बचपन से वही ज़िंदगी आदत थी देखती आ रही, वैसी आदत देखी। हो गई। पर जब ससुराल पहुंची तो वहाँ पे सिस्टम अलग था, जिसको जो करना है वो करो, कोई रोक टोक नहीं है। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ बहुत लिबरल है, इतने ज़्यादा कि कभी कभी मुझे अपने हस्बैंड पे, उनके भाई बहन पे गुस्सा आता था कि तुम लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो अपने माँ बाप का। तो वो हमसे पूछते थे ऐसा हम क्या कर रहे हैं। मैं बोलती थी एक बार मेरे घर आके देखो, मेरे पिताजी के अनुशासन में रहोगे तो मालूम पड़ेगा। मतलब मैंने एक डिफरेंट फैमिली देखी अपने ससुराल में आके, जहाँ पे मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ बच्चों को एकदम पूर्ण स्वतंत्रता देकर इतना उनको मौका दे रहे थे। हाँ, सबको लगता है कि बच्चों को अगर आवश्यकता से ज़्यादा स्वतंत्रता दो तो शायद बच्चे बिगड़ जाते हैं, पर मेरे हस्बैंड और उनके भाई बहन को अगर कोई देखेगा तो वो अनुशासन की मूर्ति है। भले ही उन पर अनुशासन नहीं लादा गया, इतने मॉरल वैल्यूज़ उनके अंदर इतने डीप है। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि इतना फ्रीडम देते हुए भी बच्चे इतने मॉरल वैल्यूज़ के साथ बड़े हो सकते हैं। तो मैंने दो फैमिलीज़, एकदम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपब्रिंगिंग। मेरे फादर इन लॉ बहुत पोलाइट है, उनके मुंह से इतनी भी आवाज़ ज़ोर से नहीं आती, और मेरे यहाँ पे फादर एकदम बिल्कुल अनुशासन, उनकी ही आवाज़ सुनाई देती है, मेरी माँ की आवाज़ नहीं सुनाई देती। यहाँ पर मेरे मदर इन लॉ वो सब डिसीशंस लेती हैं। मेरे फादर इन लॉ बहुत सपोर्टिव हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्त्री को इतना इम्पोर्टेंस दे के मेरे फादर इन लॉ इतना सपोर्ट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, ये ससुराल आकर। तो आपने दोनों किनारे, मतलब कि दोनों चीज़ें चख ली, एक डिसिप्लिन भी चख लिया, उसके बाद फ्रीडम भी चख लिया, और दोनों में आनंद पाया। हाँ जी, कि फ्रीडम में भी आपको आनंद मिला और वो लोग भी डिसिप्लिन में रहे, और इसी तरीके से आप इधर परिवार के अंदर में हैं। तो सरोजा जी, जैसा कि आपके दोनों परिवार, आपके पेरेंट्स ब्राह्मण परिवार से हैं, आप हैं, और वो सब पाठ पूजा में सब में बिलीव करते थे, तो आपकी आगे की जर्नी, जैसे कि आपके पास इतना फ्रीडम है बीइंग अ लेडी, आपको ये कब महसूस होना शुरू किया कि आपको भी किसी और चीज़ की भी आवश्यकता है? ये भूख आपको कब पैदा हुई? आपका मतलब है आध्यात्मिक भूख? आध्यात्मिक में भूख। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। हाँ, आध्यात्मिक भूख इतनी जल्दी नहीं शुरू हुई। आध्यात्मिक भूख शुरू होने के लिए मुझे देश बदलना पड़ा। सब कहते हैं हमारा देश आध्यात्मिक घर है, पर मेरे लिए मेरा आध्यात्मिक जो जर्नी था वो देश छोड़ने के बाद ही शुरू हुआ, और वो भी शादी के तुरंत बाद नहीं हुआ, कुछ टाइम लगा। तो जैसा कहते हैं ना कि जब जो टाइम पे जो होना है वो हुआ, तो इस बीच में काफ़ी ज़िंदगी में परिवर्तन आए। मेरे हस्बैंड ने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया था शादी होने के पहले, माइग्रेटेड स्किल्ड के हिसाब से, और उसके बाद जब मेरी शादी होने के बाद तो मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। वो शादी होने के बाद वहाँ से एम्बेसी से अप्रूवल लेटर आया, और उसमें ये भी लिखा था अगर मैरिटल स्टेटस बदल गया हो तो अपने स्पाउस का भी इसमें ऐड कर दीजिए। तो वो लेटर देखकर मुझे बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि मुझे इंडिया छोड़ के बाहर जाने की मेरी कोई चाह नहीं थी। मेरे शादी के पहले जब मेरे माँ बाप रिश्ते देख रहे थे तो मेरे डैडी ने मुझे क्लियरली बता दिया कि मैं कोई बाहर का रिश्ता नहीं देख रहा हूँ, बहुत रिश्ते आ रहे हैं पर नहीं, मुझे मेरे सारे बच्चे इसी देश में रहना है ताकि मैं उन सबको देख सकूँ, उनके आनंद में मुझे आनंद प्राप्त हो। और मुझे भी वो बात बहुत अच्छी लगी, पर अपने हाथ में कुछ नहीं होता, कभी कभी जो आगे की होनी है वो होनी ही है। शादी के बाद जब ये लेटर आया तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे तो बाहर जाना ही नहीं है।
तो बोले मुझे भी नहीं जाना, उनका भी बहुत लगाव है अपने पेरेंट्स के साथ। तो बोले कि ठीक है, तुम्हारा भी इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने मेरा इन्फॉर्मेशन भी भेज दिया। अगले वीक आ गया कि दोनों का अप्रूव हो गया है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं ऑस्ट्रेलिया जाकर स्टैंप लगाने के लिए। और उन दिनों माइग्रेटेड वीज़ा, मतलब एक बार चले जाओ तो परमानेंट रेजिडेंसी का स्टैंप लग जाता है। ऑलमोस्ट सिटीज़न तो नहीं, पर सिटीज़न के पहले का स्टेप है। तो मेरे हस्बैंड बोले हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, ये हमारा हनीमून हो जाता है, चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे हंसी खुशी हम ऑस्ट्रेलिया इसलिए गए कि कुछ 1 साल रहकर हम वापस आएंगे, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि बाकी की शेष ज़िंदगी हम वहाँ बिताने वाले थे। मेरे मदर इन लॉ एकदम तैयार नहीं थी जब हम कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उन्हें भी बहुत लगाव है फैमिली से, पर हमने उनसे कहा हमें कौन सा रहना है, तो हम तो बस 1 साल या कुछ महीने रह के आ जाएंगे वापस। तो वो बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ाई करें, विदेश जाए। हाँ, बहुत एम्बिशियस वूमन थी वो, है अभी भी, पर उन्हें ज़्यादा पढ़ने का अवसर नहीं मिला। वो 10th पास है। उन्हें बहुत इच्छा थी कि बच्चे बहुत पढ़े, बहुत नाम कमाए। तो बोले हाँ, आराम से जाओ, तुम्हें वहाँ रहना तो है नहीं। तो ऐसे हंसते खेलते हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए। और वहाँ से इनिंग्स 2, सेकेंड इनिंग्स जो कहते हैं, हमारी सेकेंड इनिंग्स का प्रारंभ हुआ मैडम। बहुत अच्छी एक शुरुआत आपके दोनों की इकट्ठी ही ऑस्ट्रेलिया के उसमें हो गई। तो वहाँ की ज़मीन आपको बुला रही थी, आपका अंजल वहाँ का लिखा था, तो आप दोनों साथ के साथ आगे बढ़े। तो सरोजा जी, जैसा कि आपने बताया कि आप ऑस्ट्रेलिया, आप और आपके पतिदेव दोनों ही वहाँ पर चले गए, और आपका आगे का जीवन ऑस्ट्रेलिया में, जैसे हम लोगों को अभी जानकारी है कि आगे आपका सारा जीवन ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ, और आपने अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी वहीं पर करी और जीवन में और भी बहुत कुछ सीखा। तो हम और आपसे जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अरुणा जी। दोस्तों, हमने बहुत कुछ समझा। अभी बचपन से लेके शादी तक का पड़ाव हमने पार किया, और बहुत से गुणों से भरा हुआ कि कैसे हम जब दृढ़ता से काम करते हैं, हम कैसे आगे निकलते हैं। परिवार में माँ बाप का जो बच्चों के ऊपर असर है वो क्या होता है, चाहे आप उनको डिसिप्लिन में रखें या फ्रीडम में, पर अगर आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, स्वयं पेरेंट्स कर रहे हैं, तो बच्चों के जीवन के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। और साथ में जो हमारी आदतें हैं, हम उनको किस प्रकार अपने आगे की प्रगति के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ भाग 2 में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और शिकागो में जो डिज़ाइन रिव्यू मीटिंग था वो लगभग 10 दिन का था। बहुत बिजी थे हम लोग। 9 दिन हो गए। 10वें दिन जब हम मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं कि इतने दिन जो मीटिंग हुआ उसका जो सारांश लेते हैं उसको मिनट्स कहते हैं, तो हम लोग लास्ट दिन मिनट्स ऑफ मीटिंग ले रहे थे। मैं बहुत संतुष्ट थी कि जो इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए मैं आई थी वो बहुत सक्सेसफुली हुआ। आखिर के 2 घंटे बचे थे 5 बजे की मीटिंग। सडनली मीटिंग में बैठे बैठे मेरा माइंड ब्लैंक हो गया मैडम। अरुणा जी, मेरा माइंड इतना ब्लैंक हो गया कि मुझे कुछ याद नहीं था कि मैं क्यों वहाँ आई हूँ। मुझे कोई नहीं दिख रहा था उस मीटिंग रूम में। लगभग 15 लोग थे, पर मेरे लिए कोई नहीं था वहाँ। सामने खिड़की थी, खिड़की से बहुत सुंदर बगीचा था, पर उस 9 दिन में मैंने कभी बगीचे को इतने गौर से नहीं देखा। पर उस दिन मेरी दृष्टि खिड़की के बाहर उस बगीचे में एक फूल के पौधे पर जस्ट टिक कर रह गई।